हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व करे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिया था। सर इसका लिंक मुझे कहाँ मिलेगा? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करोगे, आपको हर एक चैप्टर वहाँ पे पढ़ाया भी गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, और वहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के भी लिंक मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करना है। ओके बच्चों, तो इसके पहले के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। इसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने जा रहे हो बच्चों, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वीडियोस देखे हैं कि नहीं, जहाँ पे हमने इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जाइए पिन कमेंट चेक करिए, ऊपर जो आपको लिंक मिलेंगे वहाँ पे चैप्टर्स को पढ़ाया गया है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लासेस करने के बाद ही आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने न्यू स्टूडेंट के लिए बताया, और ओल्ड स्टूडेंट को तो पता ही, आज से हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया, इसका एटम एंड मॉलिक्यूल से कुछ भी लेना देना, वैसे तो है लेना देना अगर हम अंदर जाएं, बट एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो शायद हम चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में भी शायद पढ़ चुके थे। कह रहा है डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज विद टेम्परेचर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है पहले तो ये समझें। 100 ml, आपको पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है? हाँ, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, सॉल्यूट जो होगा जैसे कि शुगर क्या होगा आपका? सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। तो ये बात पता है आपको। अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि 100 ml सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, 100 ml सॉल्वेंट लेना है, तो चलिए आइए हम 100 ml वाटर लेते हैं। 100 ml हमने क्या लिया? वाटर लिया। ठीक है, अब इसमें हम शुगर डालते गए, और ध्यान रखिएगा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है अप्रॉक्स 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हम कौन से टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं? टेम्परेचर इस टाइम 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शुगर डालते गए, तो लगभग जो डेटा है हमारे पास वो लगभग 200 ग्राम शुगर, कितनी? 200 ग्राम शुगर आराम से इसमें डिजॉल्व हो जाती है 100 ml ऑफ वाटर में। 200 ग्राम शुगर, बात समझ में आई कि नहीं? तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ग्राम पर ml में मेजर करते हैं हम, किसमें? ग्राम पर ml में। तो कैसे निकालेंगे? 200/100 ऐसे करके। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये तो अलग बात है। आंसर कितना आ जाएगा? 2 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml में कितना सॉल्युबल है? 2 ग्राम। ये तो बात हो गई। अब क्या होता है बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप 200 ग्राम से ज़्यादा शुगर डालते हो तो वो डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट में क्या आप घर पे भी कर सकते हो इस चीज़ को। 100 ml वाटर लो, आप शुगर उसमें डालते जाओ, लगभग 200 ग्राम तक तो आराम से डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्टर भी करना पड़ेगा आपको, उसको हिलाना भी पड़ेगा। ठीक है, स्पून से हिलाते रहो। जब आप 200 से ज़्यादा जब शुगर उसमें डालोगे तो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। फिर वापस से और सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसको बर्नर पे ले जाओ, 100 ml जो सॉल्यूशन है आपका, उसको बर्नर पे ले जाओ। बर्नर पे ले जाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और शुगर डालो। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 100 ml वाटर में लगभग, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो अप्रॉक्स टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएं तो 500 ग्राम शुगर तक डिजॉल्व किया जा सकता है 100 ml ऑफ वाटर में। ओके, तो ये देखा गया। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो सर क्या 500 ग्राम से ज़्यादा भी डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एक ऐसा नहीं है कि भाई देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि जो शुगर के पार्टिकल्स है वो अंदर जाके कहीं तो इंटरस्टिशियल स्पेस में रह रहे होंगे ना। जब स्पेस ही नहीं बचेगी अंदर, आपका सॉल्वेंट तो आपने फिक्स कर दिया भाई, उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया ना, 100 ml ही है बस वो। ठीक है ना, उसकी क्वांटिटी आपने फिक्स कर दी है, चेंज नहीं करी है। तो ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जितना शुगर हो, मतलब जितना भी सॉल्यूट है वो आप डाल सकते हो उसमें कॉन्टिन्यूसली। नहीं, एक लिमिट होती है। लेकिन हाँ, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चला कि शुगर की सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई कि नहीं। पहले कितनी आ रही थी? 200/100 कितना आ रहा था? 2 ग्राम पर ml। अब कितना आ रहा होगा? 500/100 अब कितना आ रहा है? 5 ग्राम पर ml। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 100 ml ऑफ वाटर में 500 ग्राम शुगर तक डिजॉल्व कर सकते हो। तो देखा आपने
कि यहाँ पर हमारी सॉल्युबिलिटी शुगर की बढ़ गई, शुगर की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ओके, बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसलिए ये जो सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं है? तो बस हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। द सॉल्युबिलिटी जनरली, ध्यान दें, द सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जनरली क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते होंगे कुछ सॉल्यूट ऐसे भी होते होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो वो सब अगर कहीं देखने को मिलेगा तो देखेंगे। अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल मुझे तो नहीं याद आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जनरली शब्द का यूज़ किया गया कि जनरली तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट हमेशा हर एक सॉल्यूट के लिए ऐसा नहीं होता है। तो ये आप एग्जाम्पल एक नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने मन से और ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है कि वी कैन डिजॉल्व मोर शुगर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर बच्चों यहाँ पर आपने जब देखा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया आप कितने तक ले गए वो हमें नहीं पता, वो तो लैब में पता चलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हमने क्या देखा, 100 ग्राम वाटर में 100 ml वाटर में 500 ग्राम आपने शुगर डिजॉल्व कर दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ना उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ोगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे उसका डिक्रीज होगा, सिस्टम हीट अपने से बाहर में निकालेगा, क्योंकि सिस्टम क्या आपका जो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सिस्टम हायर टेम्परेचर पे, और हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर टू लोअर टेम्परेचर, तो सिस्टम से हीट निकल के बाहर जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप क्या देखोगे कि शुगर के क्रिस्टल धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भाई टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब पर ml वाटर में 5 ग्राम डिजॉल्व नहीं होना चाहता है, पर ml में 5 ग्राम से कम होना शुरू होगा, 4 होगा पहले, फिर 3 होगा, फिर करते 2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम आपका रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। बस नहीं, तो बची हुई जो शुगर है जो अब सॉल्यूशन से बाहर आ रही है वो आपको क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे आपने ये भी देखा कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि उसको ठंडा होने के लिए जब छोड़ दे रहे हैं, तब भी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिसिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड व्हाट, एटॉमिसिटी। अगर किसी मॉलिक्यूल में 1 एटम है तो मोनो एटॉमिक होगा वो, अगर 2 एटम है तो डायटॉमिक, 3 एटम है तो ट्राइएटॉमिक, 4 एटम है तो टेट्रा एटॉमिक, और 5 एटम है तो उसके बाद से हम क्या बोलने लगते हैं उसको, पॉली एटॉमिक। ठीक है ना? ओके, तो चलिए देखिए जरा, ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ फ्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2। तो फ्लोरीन के 2 एटम पास आए होंगे और उन्होंने कोई बॉन्डिंग करी होगी, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होते होंगे, उनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता होगा, इसलिए उन्होंने कोई बॉन्डिंग आपस में करी होगी। तो फ्लोरीन के 2 एटम्स मिल के फ्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी फ्लोरीन में कितनी हो जाएगी बताइए, 2 हो जाएगी। वाई मोनो एटॉमिक, देयर आर 2 एटम्स ना, है ना, देयर आर 2 एटम्स ऑफ व्हाट, 2 एटम्स ऑफ फ्लोरीन। ओके, तो देयरफॉर इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2, तो इसको हम डायटॉमिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिसिटी इसकी हम लिखेंगे सामने 2। डायटॉमिक भी आपको बोलना हो तो आप डायटॉमिक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। NO2, यहाँ टोटल कितने एटम्स हैं, 3। नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 2, तो टोटल कितने हो गए, 3। ट्राइएटॉमिक, यहाँ पे चेक करिए, ये भी हो गया ट्राइएटॉमिक, नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है, और ये क्या है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन इसलिए डाइनाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 1 है, मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आप क्लास 11 में पढ़ेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल 5 ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, तो उनमें से 2 ऑक्साइड दिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इन सब मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के कितने, 6 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 8 हो गई, जिसको हम पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में भी डाल देंगे, बिकॉज 8 के लिए कोई खास नाम हमने रखा नहीं हुआ है। ठीक है, डाई, ट्राई, और इसको सिंपली हम पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट हमने नंबर्स में उसकी एटॉमिसिटी लिख के दिखा दी। C2H6 होता क्या है, इथेन, ये इथेन का फॉर्मूला है। ओके, फिर फॉस्फोरस, आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस 2 तरीके के होते हैं, रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस। ओके, तो बहरहाल यहाँ पे फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल आपको दिखाया है, इसमें फॉस्फोरस के कितने एटम है, 4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो ये हो गया टेट्रा एटॉमिक
4 के लिए टेट्रा, TETRA टेट्रा, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक। हाँ भाई, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वाटर नहीं है, चेक करो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका नाम है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 4, हाइड्रोजन 2 एटम एंड ऑक्सीजन 2 एटम, 2 + 2 4, टेट्रा एटॉमिक। यहाँ पे ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये, ठीक है, P4H10 क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ओके, सॉरी, लेट मी चेक इट, द फॉर्मूला ऑफ P4O10 है, नॉट H, ठीक है, वही चीज़ है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है। ओके, P4O10 दिया हुआ, नॉट H10, P4O10, ठीक है। तो 4 + 10 कितना हो गया 14, तो इसकी एटॉमिसिटी की फॉस्फोरस के 4 एटम्स है और ऑक्सीजन के 10 एटम्स है, तो दोनों मिला के फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 10 + 4 14, ये भी पॉलीएटॉमिक में जाएगा। व्हाट इज O3, ओजोन, ओजोन गैस आपने सुनी होगी ना, तो ओजोन गैस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है O3, तो ये क्या है ट्राई एटॉमिक है भाई, ऑक्सीजन के 3 एटम्स ओजोन का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का को वाटर में पास कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ये आप बस नॉलेज के लिए सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 एटम और क्लोरीन का भी 1 एटम है, तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी होगी 2, डायटॉमिक में चला गया। CH4 मीथेन होता है, कौन सी गैस है ये मीथेन, C2H6 इथेन और CH4 मीथेन, ठीक है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4, टोटल कितना हो गया 5, ठीक है। उसके बाद हीलियम He लिख दिया उन्होंने, ये हमने आपको कई बार बताया है। हीलियम क्या है, नोबल गैस है, ठीक है, इसको ग्रुप नंबर 8 में रखा गया है। आपने देखा होगा ग्रुप नंबर 8 कह रहा हूँ, सॉरी, ग्रुप नंबर 18 जो होता है जब पीरियोडिक टेबल एंड होती है, तो याद होगा आपको हीना, नीना और करीना का ज़ेरॉक्स रंगीन, हीना, नीना और करीना का को लिख के हम किनारे काट देते हैं, हीना, नीना और करीना का ज़ेरॉक्स रंगीन। ये देखिए हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये नोबल गैस वाला ग्रुप है, ठीक है। हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट रहता है और बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो ये किस स्टेबल होते हैं अपने आप में, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। यानी कि जब हम आपको हीलियम का सिलेंडर देंगे, ठीक है, तो हीलियम गैस अगर इसमें भरी हुई है, लेट अस अज्यूम, तो हीलियम का यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन का सिलेंडर अगर हम आपको दें तो हाइड्रोजन के सिलेंडर में हाइड्रोजन के एटम नहीं होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, H2 ठीक, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम का ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं होता है, याद है ना, सब भूल गए हो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये देखो 2 हाइड्रोजन के एटम पास आएंगे, ये बोलेगा कि मुझे अपना शेयर करा दो और ये बोलेगा मुझे अपना शेयर करा दो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो गैस का जो सिलेंडर होगा उसमें हाइड्रोजन के एटम नहीं मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन हीलियम गैस का जो सिलेंडर होगा उसमें हीलियम के मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, उसमें हीलियम के एटम्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, मतलब उसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम के, ठीक है ना। तो हीलियम है ये और उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, इवन ये अपने जैसे भी एटम से रिएक्ट नहीं करेगा, कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो ये ऐसे ही स्टेबल है। यानी कि यहाँ पे आपको हीलियम के मॉलिक्यूल्स ना मिलके हीलियम के एटम्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मोनो एटॉमिक हो गया, मोनो एटॉमिक। अब यहाँ पर हमें हीलियम के केस में कमेंट भी करना है, तो यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया है कि हीलियम की एटॉमिसिटी 1 हो गई, और क्यों, रीज़न हमने बताया कि नोबल गैसेस डू नॉट कंबाइन एंड एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक गैसेस। ओके, कोई डाउट है बताइए। आते हैं वापस लास्ट वाले पे, सिल्वर। सिल्वर एक मेटल है, जब भी मेटल आपको एग्जाम में आए मेटल की एटॉमिसिटी बताने के लिए, ठीक है, तो मेटल की एटॉमिसिटी बता कोई सकता नहीं है, आपको वहाँ पर लिखना है सिर्फ क्या, पॉली एटॉमिक। अब उसका कारण है कि हमने आपको कई बार बताया है, मेटल में जो मेटल का पीस होता है उसमें मेटल के एटम्स आपस में कौन सी बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, उस बॉन्डिंग का नाम क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग, जिसमें हमने आपको थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके का दिखाया था कि यहाँ पे ऐसे जैसे सिल्वर का पीस है हमारे पास, चांदी का छोटा सा टुकड़ा है, तो उसको जब उस पर रिसर्च करेंगे आप देखेंगे आयरन है या कोई भी मेटल है, तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, सिल्वर के एटम्स होते हैं ऐसा, हाँ, प्रोटॉन, मतलब कुछ पॉजिटिव टाइप का होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सी होते हैं, तो ऐसा कुछ हमने आपको बताया है, तो ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब खास बात ये है कि एक ग्रुप में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको दिखाई पड़ेंगे कि बहुत सारे सिल्वर पास इकट्ठे हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन सी बन रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो एक सिंगल ग्रुप में कितने सिल्वर के एटम है ये हम नहीं बता सकते, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप उस पीस में अवेलेबल होंगे, बात समझ में आई कि नहीं। तो इसलिए
कितने सारे सिल्वर के एटम कंबाइन हैं, पास पास हैं, उसे कोई बता नहीं सकता है। तो इसलिए ये किसका एग्जांपल है, पॉली एटॉमिक का। तो देखिए कमेंट हमें यहाँ पे ये करना है, पहले तो हमने लिख दिया सिल्वर, देखो यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ इसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है। Ag मतलब सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर कैसा हो गया, पहली बात पॉली एटॉमिक। रीजन हमने क्या दिया, हमने बोला भाई इट इज डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट द एटॉमिसिटी एज एनी मेजरेबल क्वांटिटी विल कंटेन मिलियन ऑफ एटम्स बाउंड बाय मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो किसी मेटल में आपको मिलियन ऑफ एटम्स मेटालिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए मिल सकते हैं, इसलिए मेटल्स की एटॉमिसिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी, पता है क्या सीखी, कि नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी कितनी होगी 1, और दूसरी बात आपने ये पढ़ी कि मेटल अगर हमें कोई दे देगा तो मेटल की एटॉमिसिटी कितनी होगी, वो हम पॉली एटॉमिक बोल देंगे, उसकी एटॉमिसिटी के बारे में जनरली कुछ हम नहीं कह सकते हैं। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यू आर प्रोवाइडेड विद द फाइन वाइट कलर्ड पाउडर विच इज आइदर शुगर और सॉल्ट। अब सॉल्ट से मतलब है क्लास 9 में कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट तो बहुत सारे होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, बट क्लास 9 में आप सॉल्ट को समझिए कि किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl की, ठीक है। और कह रहा है कि आपको हमने 2 छोटी छोटी पुड़िया दे दी हैं, पुड़िया में हमने छोटा छोटा व्हाइट कलर का पाउडर रखा हुआ है, ठीक है। और कोई व्हाइट कलर का पाउडर क्या है, शुगर है, और कोई क्या है, सॉल्ट है, बट आपको नहीं पता बिकॉज दिखने में वो एक जैसा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर, C12H22O11, C12H22O11, ये शुगर का मॉलिक्यूल है और ये सोडियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला यूनिट है। मतलब क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग होती है ना एटम्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। याद होगा आपको, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो सोडियम क्लोराइड बना था। तो ये हो गया आपका आयनिक, ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब सुनो पहले ध्यान से, आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। अब सुनो, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को हीट करेंगे। हम मतलब जो हमारा फर्स्ट पैकेट है उसको भी हीट करेंगे, सेकंड पैकेट में जो पाउडर है उसको भी हीट करेंगे, ठीक है। आपने कभी शुगर लीजिए घर में, शुगर को आप तवे पे रख के गर्म करो, इसमें लाती है और वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, वो चार्ड हो जाता है, मतलब जल जाता है वो, ठीक है। तो बस हमने क्या किए, हमने बर्नर लिए और 2 बर्नर पे हमने दोनों को हीट करना शुरू किया। तो जो चार्ड हो जाएगा वो शुगर है, ठीक है, स्मेल आने लगेगी अजीब सी, देखा होगा आपने शुगर कैसे जलता है, ठीक है। और जो चार्ज नहीं होगा वो क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट है। ये पहला तरीका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट मेथड मतलब फर्स्ट जो तरीका है दोनों को पहचानने का, ऑन हीटिंग द पाउडर, दोनों पाउडर को हीट करिए, इट विल चार्ज इफ इट इज अ शुगर। अब सेकेंड मेथड जो है वो बहुत बढ़िया है, देखिए सेकेंड मेथड में आप क्या करिए, दोनों जो आपके पैकेट हैं दोनों का सॉल्यूशन बना लीजिए, ठीक है। तो ये आपने सॉल्यूशन दोनों का बना लिया, वाटर लीजिए और दोनों को वाटर में मिक्स कर दीजिए, अच्छे से सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। सुनो, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल हो तो जाएंगे लेकिन करस्पॉन्डिंग आयंस नहीं देंगे। कोवेलेंट कंपाउंड आपको करस्पॉन्डिंग आयंस नहीं देंगे, बात समझ में आई कि नहीं। तो जो शुगर होगा, शुगर वाला सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं होंगे। भाई शुगर को वाटर में आप डालिए तो आपको कोई भी फ्री आयंस नहीं मिलेंगे, यानी कि उस सॉल्यूशन में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है वही मिलेगा, बस वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आके फिट हो जाता है वहां पर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो भी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला जाएगा तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड आपको करस्पॉन्डिंग आयंस देता है जब वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं, वासन में ही। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए ये वाला सॉल्यूशन है कौन सा, सोडियम क्लोराइड वाला, तो Na+Cl-, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फ्री आयंस आपको मिलेंगे। और आपको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चाहे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो और चाहे फ्री आयंस फ्लो कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो बात समझ में आई। तो हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सर्किट बनाएंगे, ये सॉल्यूशन है, ये देखिए एक सर्किट बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बैटरी लगाया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, और यहाँ एक बल्ब लगा दीजिए, ठीक है, और एक की भी लगा दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है। चलो तो यहाँ पे की भी लगा दीजिए, ये एक की भी लगी हुई सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो की जब हम ऑन कर देंगे, दोनों सॉल्यूशन में हमने ऐसा किया, यहाँ पे एक की लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। तो जिस सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो कर जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है।
तो वो सॉल्यूशन किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वाई? बिकॉज जब हम सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो वहाँ पर फ्री आयंस अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए जो सॉल्ट होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में सॉल्यूशन बनाने से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ बल्ब ग्लो कर जाएगा आपका, लेकिन यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जिस सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं किया उस सॉल्यूशन में हमने कौन सा पैकेट डाला था, शुगर वाला, और जिस सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो कर गया उसमें कौन सा पैकेट डाला था, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड मेथड हमने क्या लिखा, द पाउडर में डिजॉल्व इन वाटर एंड चेक इट्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ इट कंडक्ट्स देन इट इज अ सॉल्ट। कोई डाउट है बताइए? और रीजन क्या है इसका, बिकॉज सॉल्ट इज अ ionic compound, common salt and sodium chloride is an ionic compound, and when we dissolve the salt in water then we will get the corresponding ions, corresponding free ions, sodium ion, chloride ion, बहुत सारे ऐसे आयन हमें इस एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें मिलेंगे, और जब हम इसमें ऐसा एक सर्किट बनाएंगे तो these free ions will help to conduct the electricity, that's why bulb will glow। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान दें, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब पढ़िए जरा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n की वैल्यू निकालनी है ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट है ना, मैग्नीशियम रिबन वेइंग 12 ग्राम। तो आपके पास कोई मैग्नीशियम का रिबन है और उसका जो वे किया हमने तो उसका वेट कितना है यहाँ, 12 ग्राम। ठीक है ना, ओके। तो गिवन मास कितना है, 12 ग्राम। और मोलर मास मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 ग्राम पर मोल। नहीं आता है मैग्नीशियम का, है ना, फिर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम पर मोल। बात समझ में, रख दो वैल्यू। गिवन मास कितना है बताइए, 12 ग्राम। मोलर एटॉमिक मास कितना है, 24 ग्राम पर मोल। तो ये देखिए पर मोल को हम ऐसे लिखेंगे। हाँ, अब 12 1 12 और 12 2 कितना आ गया, और ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल चला जाएगा ऊपर। तो 1/2 क्या आ गया, मोल्स। 1/2 का मतलब 0.5 मोल्स। ठीक है, अब सुनो, अगर यहीं पे आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछा होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम मैग्नीशियम। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते, पहले मोल्स निकाल लेते। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते, 0.5 से। यानी कि 0.5 को एवोगैड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 0.5 मोल्स में। बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट है बताइए? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।